बैकग्राउंड चेंज कर दे भाई कुछ। ये कोई और ही लेक्चर आ रहा है कि बैकग्राउंड वही है? चेंज कर बैकग्राउंड। सो वी आर ऑन विच चैप्टर? अब कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने? सेकंड हो गया ना अपना? सेकंड फर्स्ट चालू करें। हाँ, उसमें एक पॉइंट बचा था। देखो बच्चों, थर्ड में क्या है कॉन्सेप्ट है, आपने देखा ना ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स में इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडस्ट्री एंड मार्केट, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट? मार्केट यानी कि यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ पहले तो। पेज नंबर इज 24। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई one's position as compared to the competitors who can be equal size। उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट, क्या बता सकते हो दोनों में फर्क है? इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, सीमेंट एक इंडस्ट्री है। तो सीमेंट की इंडस्ट्री बोला तो अल्ट्राटेक आएगा, एसीसी आएगा, अंबुजा, ये सबको मिला के इंडस्ट्री कहेंगे। एसीसी इंडस्ट्री नहीं है, अंबुजा है, एसीसी है, अल्ट्राटेक है, सब मिला के एक इंडस्ट्री, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं अगर मारुति है, टाटा है ना? मारुति, टाटा, क्या बोलते हैं उसको, ये सारी जितनी गाड़ियां हैं और ऑटोमोबाइल की, ये सबको मिला के इंडस्ट्री कहेंगे। सिर्फ मारुति की इंडस्ट्री नहीं है, सारी गाड़ियां मिलाकर एक इंडस्ट्री। ओके, बट नाउ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड इंडस्ट्री इज व्हाट? जब उस मार्केट के सारे बायर्स और सारे के सारे सेलर की अगर हम लोग टोटल करते हैं ना, उसको मार्केट कहते हैं। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट। मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। नेट कौन सा है सर? पासवर्ड देना पड़ेगा इसको, पासवर्ड देना किसी का। एच वॉल्यूम बढ़ाओ, ऐसे बोल रहे हो? वॉल्यूम बहुत कम हो गया। इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में क्यों जानना है? माय क्वेश्चन इज, जब मैं कभी कोई बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है? हाँ, क्या मैं टाटा मोटर्स हूं तो क्या मैंने जानना चाहिए मारुति क्या कर रहा है? और क्या अगर मैं मारुति तो जानना चाहिए टाटा कौन सी ईवी ला रहा है? ऑफ कोर्स। अगर मैं बोट कंपनी हूं तो मैंने जानना चाहिए कि जेबीएल क्या कर रहा है, बोश क्या कर रहा है, राइट? तो हर कोई कंपनी में उसके कॉम्पिटिटर्स की बहुत उसको नॉलेज होना ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट क्या है, वो कौन से फीचर्स ला रहा है, उसकी प्राइसिंग क्या है। ये जब तक नहीं जानेंगे तो फिर धंधा कैसे करेंगे? बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे कॉम्पिटिटर से घटिया बन जाए और फिर तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं चलेगा। इसलिए अगर मैं कोई गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं तो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स की सारी गाड़ियों की जानकारी होना चाहिए ताकि मेरी गाड़ी पहले दिन ही आउटडेटेड ना हो। आई शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटर्स ऑफ माइंड। इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं सबके बारे में मेरे पास क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि वो कर क्या रहे, एंड अकॉर्डिंगली मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। उसको कहते हैं इंडस्ट्री और मार्केट। यानी कि दोस्तों उसमें भी देर आर मल्टीपल पीपल जो आपकी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पर हर कोई कॉम्पिटिटर्स को इक्वली भाव देना नहीं, इसलिए ग्रुप मैपिंग करते हैं। यानी दोस्तों देखो, कभी कभी औकात नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप उसका ध्यान दो जो जिसे कुछ लाइकी है, जैसा कोई कुछ काम का है। हर कोई बंदा जिसका कोई मार्केट शेयर, मान लो कोई फोर्ड कंपनी है इंडिया के अंदर और इसका मार्केट शेयर 1% भी नहीं है, वो कौन सी गाड़ी ला रहा है टाटा उसके बारे में सोचेगा भी नहीं।
व्हाई टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज का कोई लेवल नहीं। तो इसलिए हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे लोगों का एक समूह बनाइए। जैसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजॉन प्राइम ले लो, हॉटस्टार ले लो, ये सब थोड़ा सा ऊपर वाले लोग हैं जिनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। पर आपने कभी सुना होगा उल्लू, ऑल्ट बालाजी, वूट, है ना, ऐसा सोनी लिव, ये तीनों चारों जो है ना एक थोड़ा सा 2% 3% वाले मार्केट शेयर है, छोटे छोटे लोग हैं। तो ये चार लोग आपस में एक दूसरे का ग्रुप मैपिंग करेंगे। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब मिला के आपस की बराबरी करेंगे, बिकॉज इनका मार्केट शेयर रिलेटिवली ज्यादा है। जैसे अभी जियो सिनेमा को देखना है कि मुझे कॉम्पीट करना है, जियो सिनेमा को कॉम्पीट करना है, तो जियो सिनेमा को समझेगा ही नहीं कि मैंने किसके बारे में सोचना है। अगर जियो सिनेमा अगर इंडस्ट्री का एनालिसिस करने गया है तो बताओ उसने किसके बारे में सोचना चाहिए आपके हिसाब से? वो किस कैटेगरी का है? नहीं तो मतलब वो वूट के बारे में, उल्लू के बारे में, ऑल्ड बालाजी के बारे में सोचेगा, या वो डिज्ने डिज्ने हॉटस्टार के बारे में सोचेगा, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स? ऐसा लग रहा है आपको भी? श्योर है? आपका जवाब सही, बिकॉज अभी फिलहाल भी जियो सिनेमा का मार्केट का जो है ना बढ़ गया अभी वो क्रिकेट के बाद में। तो अब वो कोई फायदा नहीं है, वो इतने छोटे प्लेयर के बारे में क्यों सोचे जब मुझे उनसे बराबरी करना ही नहीं है। जब मेरा लीग अलग हो गया, मेरे को बनना उनके जैसा है और मेरी लायकी भी है, मतलब मेरा परसेंट ऐसा नहीं, मैं बहुत ही छोटा हूँ, तो लगभग इसका मार्केट शेयर भी उन लोगों जैसा है। तो वो किसके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा कि नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज आती है, हॉटस्टार क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे आती है, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस को लिया जाता है। तो वो इसीलिए हमने किया है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसका अर्थ ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में बहुत लोग होंगे, सबसे बराबरी करने का नहीं, हमारे कैटेगरी के लोग चुनने के और उसको पकड़ के आगे बढ़ने। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा हूं, अब अमेजॉन विल नेवर थिंक कि सोनी लिव क्या कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट हिम, बिकॉज उसकी कैटेगरी का ही नहीं है। तो यहां पे वही लिखा है, इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस पोजीशन एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स हु कैन बी इक्वल साइज एंड वैल्यू और बिगर इन साइज। हु कैन बी इक्वल भी हो सकता है, इक्वल और बिगर मतलब कैसे? एक तो इक्वल भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है, और स्मॉलर भी हो सकता है। अब अमेजॉन के लिए, सोनी लिव तो बहुत छोटा है। But tool used is called as what? Strategic group mapping. Group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and position in the market. Companies in the same strategic group can resemble to one another in any of the several ways. यानी जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन एक्चुअल में पक्के राइवल्स है वो, है ना, तो दे विल थिंक अबाउट ईच अदर बट दे विल नॉट थिंक अबाउट सोनी लिव। ओके, समझ में आ रहा है? Companies in the same price quality range, companies in the same strategy group can resemble, ये तो मैंने पढ़ा था, they may have comparable products line breadth, sale in the same price quality range, emphasis in the same। समझा क्या बोल रहा है वो? मतलब ग्रुप मैपिंग जब आप करते हो तो कौन सी चीजों को अपने समूह में डालते हैं? जो अपने जैसे प्रोडक्ट बेचता है, अपने एरिया में बेचता है, लगभग उसका उस मार्केट शेयर में काफी नाम है। हो सकता है आपका इंडिया में ग्रुप मैपिंग किसी और के साथ में हो और फॉरेन में किसी और के साथ में हो सकता है कोई कंपनी वोडाफोन जैसी, वो इंडिया में इतनी नहीं चलती हो पर विदेश में वोडाफोन बहुत चलता है। एबल टू अंडरस्टैंड? तो इंडिया में जियो टेलीकॉम बोलेगा, वोडाफोन को मैं गिनता भी नहीं। पर अगर मान लो जियो चालू हुआ यूरोप में, वहां पे वोडाफोन तो बहुत बड़ा है, तो फिर क्या होगा? वो बोलेगा मेरे लाइकी का, मैं इसके बारे में सोचूंगा वहां पे क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? ग्रुप मैपिंग यानी कि आपके जैसा उसका होना चाहिए प्रोडक्ट, आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके साथ जोग्राफिकल एरिया, आपके जैसा मार्केट शेयर, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। ऐसा लिया जो आपसे कॉम्पीट कर सकता है आपके प्रोडक्ट में। द प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग डिसाइड्स विच फर्म बिलोंग टू विच ग्रुप। ये उन्होंने वही लिखा है कि कौन सा फर्म, ये अगला कोई पढ़ने वाला बात नहीं है, आपको मैं समझा देता हूं। वो क्या बोल रहा है, आपने ग्रुप मैपिंग करना चाहिए, और ग्रुप मैपिंग करेंगे पहले, मेरा एक सवाल है, आप पहले ग्रुप मैपिंग करोगे या पहले एनालिसिस करोगे? नहीं, आई रिपीट, मेरे शब्दों को बोलता हूं, ग्रुप मैपिंग करोगे पहले या कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करोगे?
ग्रुप मैपिंग करके जो मेरे जैसे हैं उनको मैं ढूंढा, अब मैं उनके अंदर घुसूंगा। अब बाजार में 100 प्लेयर है, 80 मेरे काम के नहीं है, तो मैं 20 के ऊपर फोकस करूंगा ना, जो मेरे काम के है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबके वो करूंगा कि वो मतलब पहले ग्रुप बना दूंगा, और एक बार ग्रुप बनाऊंगा तो फिर जो मेरे ग्रुप के उनके अंदर मैं इन डेप्थ जाके उनका अभ्यास करूंगा। वो एनालिसिस नहीं भाई, एक बार वो तो करना ही पड़ेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से मेरा ग्रुप में है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हम लोग प्रोडक्ट लॉन्चिंग के समय किसके बारे में सोचेंगे, जो मेरे ग्रुप में है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लाओ तो किसके बारे में सोचेंगे, जो मेरे ग्रुप में है। अंडरस्टूड ना, वैसे वो लिखा है। तो मैं आपको आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड इंडस्ट्री। एक बार मैं आपको समझा दोनों का डिफरेंस क्या है। SHPTH मार्केट एंड इंडस्ट्री। देखो, तो इंडस्ट्री सेक्टर वेयर एज द मार्केट रिप्रेजेंट द सिस्टम दैट इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनदर डिफरेंस इज, मैं आपको दिखा रहा दोनों का डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, आप समझने की कोशिश करें। सुनो ना, अगर मैं कहूं सीए का मार्केट क्या है, तो सीए के मार्केट में मैं भी आऊंगा, मेरे जैसे और भी क्लासेस आएंगे, और आप जैसे स्टूडेंट भी आएंगे, सब मिला के मार्केट होगी। पर इंडस्ट्री बोला तो सिर्फ सारी क्लासेस वाले आएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे। रीडिंग में इंडस्ट्री मतलब कि अगर अंबुजा सीमेंट को इंडस्ट्री देखना है तो वो एसीसी पकड़ेगा, अल्ट्राटेक पकड़ेगा, बिरला सीमेंट पकड़ेगा, सब पकड़ेगा। पर जो बायर्स है वो उसमें नहीं आएंगे। पर जब मैं मार्केट बोलता हूं तो मार्केट में सेलर्स भी आते हैं और बायर्स भी आते हैं। इंडस्ट्री में ओनली सेलर्स आते हैं। तो यहां पे हमें क्या बोला है, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करो और साथ साथ में मार्केट का भी करो, ऐसा। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आई थिंक हो ही गया ना अभी, इसमें कुछ बचा नहीं। तो दिस चैप्टर इज ओवर गाइस। हमने स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स को कंप्लीट किया। नाउ आई एम मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं कि क्या कुछ चीजें लिखी है इसमें। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले स्ट्रैटेजी की, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिखा है सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम ही सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो वी शुड नो अबाउट स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजी तो पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एनी एक्शन which is there to achieve objective, any action which is done to achieve goals is called a strategy। हर कोई चीज हम जो करते हैं जो हमारे मकसद को पाने के लिए होती है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आई रिपीट, कोई भी काम हम लोग जब करते हैं जिसकी वजह से हम अपने मकसद को कामयाब करते हैं उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि जियो ने स्टार्टिंग में अपना फोकट में जियो लॉन्च किया ताकि उसका मार्केट शेयर बढ़े, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। वीवो ओप्पो ने इंडिया में जब उनको क्रैक करना था मार्केट तो 2200 करोड़ का बजट बनाया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट। ये उनका स्ट्रैटेजी है टू अचीव द ऑब्जेक्ट। आपने स्ट्रैटेजी वर्ड की अगर शुरुआत देखेंगे, अक्सर स्ट्रैटेजिक वर्ड का शुरुआत जो हुआ था इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम वॉर। वॉर में कि अगर इंडिया के लोगों को पाकिस्तान को बचाना है तो वॉर में जो स्ट्रैटेजी बना, वॉर में जो एक्शन करते थे, स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से है, वॉर में हम ऐसी स्ट्रैटेजी बना दे कि हमारे दुश्मन पर हम लोग विजय हासिल कर सके। तो हम लोग सामने वाले को पराजित करने के लिए जो जो करते हैं ना उन सभी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। या हम अपने मकसद को अचीव करने के लिए जो भी कुछ करते हैं उसका नाम होता है स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच, आप जो भी क्रिकेट आपका जो इंटरेस्टेड है, आप देखते हो हर मैच में हर ओवर में एक स्ट्रैटेजी चलती है। यानी कि T20 में तो कुछ ज्यादा ही चलती है बिकॉज बहुत कुछ हलचल होती है। आप देखते हो पहले बॉलिंग किसको देना है, बाद में बॉलिंग किसको देना है, पहले कौन ओपनिंग पे जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, थर्ड पे कौन जाएगा,
ये सब स्ट्रैटेजी होती है। कितने बॉलर्स खेलेंगे, कितने बैट्समैन और कितने ऑलराउंडर, ये सभी क्या होता है, ये सब अपने आप में एक स्ट्रैटेजी होती है। कभी कभी आखिरी ओवर में आपको एक ओवर में 10 रन बनाना है, अब बॉलर कौन सा दे, ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है। ये कैप्टन हर समय पे स्ट्रैटेजी करता है। फाइनल मैच में जब इस बार हम लोग वर्ल्ड कप में हारे, स्ट्रैटेजी मानना पड़ेगी उनकी, क्या फील्डिंग लगाई थी और क्या उन्होंने बॉलिंग, और क्या सब कुछ हमें जिस तरह से हराया, फॉर्म में हम थे, जीते वो। स्ट्रैटेजी का पॉइंट है भाई, ये खेलने का पॉइंट नहीं है कि आपने हमारे प्लेयर्स के सारे अंदाज को चेक किया कि हम कैसे कौन सी जगह पे मारते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी फील्डिंग लगाई, हर ओवर के हिसाब से फील्डिंग को चेंज किया गया, हमें हर समय बजाया गया। यानी कि दोस्तों उस मैच में उन्होंने जो हमारे साथ किया ना, वो स्ट्रैटेजिकली उन्होंने वो सारी चीजें करी। स्ट्रैटेजी रोहित शर्मा ने भी करी, पर रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई। यानी कि दुनिया में हर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी जरूरी नहीं। कभी कभी स्ट्रैटेजी हम लोग करते जरूर है पर फेल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल रतन टाटा ने नैनो को लॉन्च तो किया पर चली नहीं कभी। तो जिंदगी में हर कोई इंसान हर समय कोशिश जरूर करता है, वो हर कोई स्ट्रैटेजी बनाता है सो दैट ही कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव, बट जरूरी नहीं कि हर कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाए। देयर आर समटाइम्स पेटीएम का स्ट्रैटेजी देखो खराब हो गई। सी यू ऑलवेज ट्राई टू अचीव गोल्स बाय इंप्लीमेंटिंग गुड स्ट्रैटेजी, ओके, बट जरूरी नहीं कि हर स्ट्रैटेजी आपके जीवन में कामयाब हो सके। कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करना पड़ता है। इस बॉलर को बहुत उद्देश्य चला है, आईपीएल में उसको 25 करोड़ दिए एग्जाम्पल, पर वो हावला बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। 25 करोड़ का प्लेयर उठाया मैंने, क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी कि ये सबको आउट करेगा, वो आउट करना दूर की बात है, उसको ही लोग ठोक रहे सबसे ज्यादा। तो मेरे को स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगी। आई हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। स्ट्रैटेजी कैन नॉट रिमेन स्टैटिक, इट हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आपको लग रहा है आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं काम करी, चेंज करो, बदलो। यू कैन नॉट रिमेन स्टबन, यू कैन नॉट रिमेन रिजिड कि आपकी स्ट्रैटेजी आपने सोच ली ऐसा होगा। कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी में आपको बदलाव लाना पड़ते हैं। मैकडी इंडिया में आया नॉनवेज के प्रैक्टिस से, समझ गया इंडिया में नहीं चल रहा, वेज लाना पड़ा। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। आप ये नहीं बोल सकते हमेशा कि मैं ऐसा ही करूंगा। कभी कभी आपको अपनी हार को, जैसे हम मेसी की बात करते, मेसी वर्ल्ड कप हार गया था मेसी 2 साल पहले, फिर उसने क्या हुआ, हारने के बाद सब पूरी उधर के लोग ज़्यादा ही सेंसिटिव फुटबॉल को लेकर, तो वहाँ के लोग वो रोते हुए देखा तो मेसी ने सरेंडर कर दिया, बोले आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, आई वांट टू रिजाइन, ये सारी हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर लोगों ने नहीं कहा तो रिजाइन नहीं कर सकता, तो जो वापस आना पड़ेगा। देन ही अंडरस्टूड कि व्हाट मिस्टेक्स ही आर कमिटिंग, वापस कम बैक के वर्ल्ड कप जीता। आपको ऐसा ही इलेक्शन में भी होता है, आप स्ट्रैटेजी लगाते हो पर कभी कभी आपकी पूरी पार्टी हार जाती है। बहुत जगह में होता है ऐसे, पूरी पार्टी आपकी सुपड़ा साफ हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता पार्टी में, है ना, मतलब वन साइडेड आपको ठोक देता है कोई। तो आपको समझ जाना पड़ता है कि इस समय अभी आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मतलब मैं जिस विकास पत्र को लेकर चल रहा हूँ आगे। तो स्ट्रैटेजी, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे वॉर की बात हो, हर जगह पे स्ट्रैटेजी रखती है। स्ट्रैटेजी वर्ल्ड केवल बिजनेस से संबंधित नहीं है। हर जगह पे कोई भी अपनी सफलता को अचीव करने के लिए जो कुछ भी काम करता है, आपने एसएम की क्लास लगाई, आपकी स्ट्रैटेजी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लियरिंग सी एंटर एग्जामिनेशन। समझ आ रहा है? तो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग जो आपको विजय हासिल करा के थे, एनीथिंग विच यू डू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं, एप्पल की स्ट्रैटेजी है कि वो महंगा बेचता है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजी वो सस्ता बेचता है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग इंडिया में, अब अभी टेस्ला ने इंडिया में लॉन्च करना है अभी कार को, ये उसका स्ट्रैटेजी है। हर कोई कंपनी एक अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी के साथ में, और सारी कंपनीज इंडस्ट्री के अंदर की स्ट्रैटेजी लगाते हैं, पर जीत हर किसी की नहीं होती। कुछ को बहुत मार्केट शेयर मिलता है, कुछ की स्ट्रैटेजी को लोग बहुत सराहते हैं, और कुछ की स्ट्रैटेजी को लोग सराहते ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रैटेजिकली मूवी कौन से डेट पे लॉन्च करना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सलमान खान की मूवी होगी, ईद आएगा तो लॉन्च, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सब लोग ये भी समझ सकते हो कि राम मंदिर को लाए, वो भी इलेक्शन से पहले, ये भी तो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ये बीजेपी का बहुत लाने के लिए तो और 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद ला सकते थे पूरा मंदिर बनने के बाद में, पर ये स्ट्रैटेजीज होती है। हर जगह पे एक स्ट्रैटेजी। मोदी जी की स्ट्रैटेजी देखो, कितनी सारी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। अभी बच्चों को ज्ञान दिया है, स्कूल के बच्चों को, क्या जरूरत है? अभी सारे पेरेंट्स अब बच्चों को ले लिया घेरे में, वो पूनम पांडे को मार दिए बेहोश, फिर वापस जिंदा करा उसको।
वो मरे। बीजेपी का स्टैंड है भाई, उनको बजट में लाना था ना वो कैंसर पे। तुम स्ट्रैटेजी समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी सोच खत्म हो जाती है। वो मर गई और जिंदा भी हो गई, वो क्यों मरेंगी? लोग इतने आलोचना कर रहे हैं, ऐसा कोई बोलेगा मैं मर गई, उसको बहुत बड़ा कुछ मिला होगा। तू मर जा, तू मर जा भाई। तेरे मरने से वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में आएगा, फिर हम बजट में उसके बारे में लाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के बारे में इतना रिसर्च किया लोगों ने 2 दिन में, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था। वो कैंसर है क्या, किसने पहली बार सुना? कौन सा ऐसा कैंसर है? क्योंकि उसने बजट ने उसके ऊपर बहुत पैसे लगाए थे कि इस कैंसर के लिए वैक्सीनेशन देंगे, जो देंगे। तो लोगों को लगा ठीक है, पता नहीं कौन सा कैंसर है। जैसे ही मरी तो लोगों ने सर्च किया, अच्छा बहुत बड़ा कैंसर है। भैया अपन बहुत छोटे लोग हैं, बीजेपी बहुत बड़ा है। अब समझो, अपने को समझ भी नहीं आता गेम क्या हो रहा। सबसे बड़ा पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी तो महाराष्ट्र के सीएम में होता है। वो पवार साहब क्या करते हैं और इधर शिंदे साहब क्या करते हैं, उद्धव साहब क्या करते हैं, अपने को तो आज तक नहीं समझा कौन कौन से पार्टी से बिलोंग कर। मेरे को तो यही समझता नहीं कौन किसकी बजा रहा है। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बहुत छोटे लोग, पॉलिटिशियंस आर बिगेस्ट। मतलब वो तो राजनीति जो करते हैं वो तो बाद में समझता है अच्छा क्या कर रहे थे। अभी तक अपने ये नहीं मालूम कि अगला जो महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा कि कौन सा बंदा कौन से पार्टी से लड़ने वाला है, एक झगड़ा कौन करते हैं। वो बाहर से लगता है ये झगड़ा करेगा, बाद में 2 दिन बाद मिल भी जाते हैं, और अपन जो नीचे के कार्यकर्ता वो लड़ते रहते। तो ये स्ट्रैटेजीज है भाई। अपने को तो गेम भी नहीं समझ में आता है, गेम ही नहीं पता क्या चल रहा है। फुटबॉल में होता है ऐसा, फुटबॉल में देखना क्या स्ट्रैटेजीज होती है, मतलब बहुत भारी चलता है। तो स्ट्रैटेजीज आर जी आपको, यू हैव टू बी वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट ऑलवेज इफ यू रियली वांट टू विन द गेम। स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी चीज है। गोल्स अचीव हो जाएंगे, सब कुछ अचीव होगा, मेहनत भी कर लेंगे, स्ट्रैटेजी अच्छी होना चाहिए। और उल्टा हो गया तो मेहनत बहुत कर रहे, स्ट्रैटेजी गलत, स्ट्रैटेजी भी मेहनत कर रहे। नहीं तो राहुल गांधी मेहनत कर रहा है बेचारा, भारत जोड़ो भारत जोड़ो कर रहा है, पता नहीं स्ट्रैटेजी गलत हो रही, क्या गलत हो रहा है। समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो है जो बेचारे साथ में गलत है। मेहनती आदमी है, मानते हो राहुल गांधी मेहनती, बहुत मेहनती है, पर कुछ तो भी गड़बड़ी है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। स्ट्रैटेजी का अगर मैं आपसे एक जवाब पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्ट्रैटेजी के जिसकी वजह से लोग जीतते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, आप बताओ, गुच्ची, एलवी, इनका सबका स्ट्रैटेजी क्या है? दिमाग में क्लियर है, उलझन कुछ नहीं है। मैं दूंगा, इनको प्रोडक्ट दूंगा, बाकी सब भाड़ में जाए। स्ट्रैटेजी क्लियर है, वेरी क्लियर। आपको कॉस्ट जाना है क्या डिफ्रेंशिएशन जाना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। सस्ता बेचना है या अलग करके महंगा चलेगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है। रूरल सेक्टर में करना है या अर्बन में करना है, स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे ब्रांड रूरल के लिए बने ही नहीं है, दे डोंट वांट टू। लीडर बनना है क्या फॉलोअर बनना है, स्ट्रैटेजी। चाइना बोलता है मुझे कोई लीडर नहीं बनना है। इटली के अंदर के ब्रांड जो है, इटली के अंदर फर्नीचर के दी बेस्ट ब्रांड्स होते हैं इटली के अंदर। पूरे वर्ल्ड का फर्नीचर का डिजाइन इटली में आता है। बुद्धिजीवी लोग हैं वहां पे, फर्नीचर के ब्रांड के सोफा डाइनिंग टेबल बनाने वाले। फेंडी, बेंटली, ये फ्रेंच के ब्रांड बता रहा हूँ, फेंडी, बेंटली, वर्साचे। वो जो कंपनी के जो लोग हैं ना, वो अगर चाइना में आ गए देखने को तो सुसाइड कर लेंगे। उनकी कंपनी से अच्छा ये लोग उनका ही टाइटल लगा के उनसे 10 गुना प्राइस कम में बेच देते। वैसा के वैसा चाइना में रूल्स ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट ही नहीं है, कोई किसका भी पेटेंट यूज कर सकता। वर्साचे के लोग आए बोले हमारा कैसे, तो आए तो क्या,
हाँ, हम तुम्हारा ब्रांड, हमारा ब्रांड कैसे हम लगाएंगे? इंडिया में अगर अपने किसका ब्रांड यूज करना है, ऐसी की तैसी हो जाती, तो गूगल और यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाते, उधर गूगल बंद करा दो, आवाज मत करो भाई, ये चाइना है, तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना तो बेचो, मैं तुम्हारे, हम तुम्हारे से कॉपी जरूर करेंगे। भाई साहब उन्होंने सब कॉपी करके रख दिया। भाई टेस्ला गाड़ी इंडिया में अब तक आई नहीं, उन्होंने टेस्ला को लाए उधर चाइना में, और टेस्ला की गाड़ी 1.5 करोड़ में, इन्होंने 20 लाख में टेस्ला बना दी उधर, और नीचे ऊपर लिखा भी टेस्ला। भाई खतरनाक लोग हैं चाइनीज लोग, उनका एक ही चीज है, वो क्या करते हैं, टेस्ला कितनी गाड़ी बना रहा है, 1,000 बना रखा है, ये बोलता मैं 1 लाख गाड़ी बना दूंगा। वो वर्षा जी बेचारा रोज एक सोफा बेचता, रोज एक सोफा बेचता, तो पूरे साल में 400 सोफा बेचेंगे, ये 4 लाख सोफा बना। तो इनका येड़े लोग हैं, चाइनीज आर क्रेजी मैड एंड मैड, मतलब बट आई थिंक आई लव देयर स्ट्रेटेजी, दे किलिंग पूरे वर्ल्ड, 20 ट्रिलियन पे इकोनॉमी पहुंचा है भाई, क्या स्ट्रेटेजी चाहिए और? तुम कुछ भी बोलो, पर वो बुद्धिजीवी लोग हैं, हर कोई ब्रांड का कॉपी बना के रखा है। एप्पल फोन कितने मिल रहा है मुझे, $10 में, क्यों नहीं, इमेजिन 800 रुपए में एप्पल फोन, वैसे ही दिखता पूरा, तुम देखो लगभग चलता है वैसे। सोफा में क्या करोगे आप? सोफा है, एक सोफा है 3 करोड़ का, 3 करोड़ का सोफा है, किसका? बेंटली का, और उन्होंने उसका डुप्लीकेट कॉपी बना के रखा 25 लाख में, एग्जैक्ट सेम दिखता है। वो बेंटली वाला भी आ गया ना, वो भी समझ नहीं पाएंगे मेरा है कि इनका है। फोन का जान दो, फोन वगैरह सब चीजें थोड़ी डिजिटल, वो बाद में समझ में आती। सोफा में क्या कर लोगे आप, क्या करना है, खेलना है उसके सामने? अंडरस्टैंड करो ये लोग की स्ट्रैटेजी, देखो दे आर हैविंग स्ट्रैटेजी, वो बोलता तुम रिसर्च करो, हम उसकी बात का, हम रिसर्च करने में हम क्यों टाइम डालें, तुम रिसर्च अच्छा बनाओ, वो इनकरेज करते हो तुम अच्छा अच्छा बनाओ। भैया 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर कॉपी करके ले जाते, इनके लोग इटली जाके एक एक सैंपल बाय करके लाते, इधर छाप डालते, बहुत भारी छापते, छापने में एक नंबर है, मतलब पूरी कंट्री कॉपी पेस्ट कर रही, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट, ब्रांड वगैरह कुछ नहीं। तुम इलेक्ट्रॉनिक कार बना दे, अच्छे से बनाओ, उनका मास्टरी है भाई, कॉपी करना भी तो मतलब स्किल है यार, कम ऑन, ऐसा कॉपी होना चाहिए कि सामने वाले को समझे भी नहीं कि मेरा है क्या उसका। खतरनाक लोग हैं, स्ट्रैटेजी है बॉस। अब यूएस के लोग, इटली के थोड़े खुददारी लोग हैं, हमने तो कौन है, मैंने तो कौन बे, सारा R&D खुद का करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये सांड लोग जो है, दोनों की स्ट्रैटेजी में फर्क है, दोनों भी विजेता है, ऐसा नहीं कि वो विजेता नहीं, वो अपनी तरीके से लड़ रहे, ये अपने तरीके से कर रहे, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। तो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे स्ट्रैटेजी, जैसे कोका कोला की एक स्ट्रैटेजी थी, उसने लॉन्च किया था, अब कोका कोला सिर्फ 5 रुपए में, 10-15 साल पहले की एड है, आमिर खान ऐड करता था उसकी। इन्होंने देखा कोका कोला का जो सेल है रूरल एरिया में हो रहा ही नहीं, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कोक सिर्फ, अब छोटा कोक सिर्फ 5 रुपए, गांव में जो लोग 15-20 रुपए की बोतल नहीं ले सकते थे, वो 5 रुपए में कोक पीने लग गए, इनका सेल रातों रात 20% से बढ़ गया। स्ट्रैटेजीज बहुत बड़ी चीज होती है। ओला ने एक नया काम किया, ओला ने देखा अपने व्हीकल्स का सही धंधा नहीं चल रहा है, बराबर से उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च कर दी, स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गया। आज ओला को, ओला कैब से जितना पैसा नहीं मिल रहा है, वो ओला इलेक्ट्रॉनिक से पैसा मिल रहा है, इतनी सारी गाड़ियां ओला की इलेक्ट्रिक की चल रही है आज, बाजार में चल रही है, वो एंथर वगैरह क्या, एथर के क्या है वो, एथर एथर है, ओला इलेक्ट्रिक है, और 2-4 और मान लो, एक अभी वो बजाज का है, क्या नाम उसका, चेतक, 2-4 लोग ही बड़े, बाकी तो अभी आना बाकी है भाई, अभी तो होंडा वगैरह जिसका लेगेसी वो ही नहीं धंधे में, जिसका लेगेसी है कहाँ है, होंडा ही मार्केट में नहीं अभी, हीरो नहीं, होंडा नहीं, अभी तो इनका अभी नाम होना बाकी है। तो सोचो स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है। ऐसी एक बार बोर्ड मीटिंग चल रहा था, सब लोग सोच रहे टूथपेस्ट का कैसा क्या करे, टूथपेस्ट के लिए क्या करे, टूथपेस्ट को कैसा धंधा बढ़ाए। तो वहाँ के जो प्यून है उसने बोला एक काम करो सर, बोले मेरा तो कोई बोलने का अधिकार नहीं है, बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग बैठे, एक बंदा चाय सर्व कर रहा था, बोले मेरे पास एक आइडिया, अगर आप लगाओगे तो आप सिर्फ जो वो टूथपेस्ट का जो होल है बड़ा कर दो।
टूथपेस्ट का होल बड़ा कर दो आप, फिर देखो जो कोलगेट लेता तो कोलगेट ही लेगा, रोज ज्यादा घिसेगा, ज्यादा लगा लगा के, तो अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ज्यादा बाय करेगा, भैया सेल 1.5 गुना हो गई उनकी। कुछ नहीं किया जाता, होल बड़ा कर दिया उसको। एक स्ट्रैटेजी बॉस, कुछ नहीं किया, एक आम आदमी ने एक स्ट्रैटेजी जो बदल दे आपकी दुनिया। मतलब समटाइम्स आपको लगता है क्या बोला है बे, पर बहुत बोला है। तो ये चीजें होती है, ये स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी खतरनाक चीज होती है। आपको स्ट्रैटेजी प्ले करते आना चाहिए, बराबर आती है, स्ट्रैटेजिस्ट होना चाहिए। तो ये चैप्टर में स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा है। अगर किसी ने पूछा स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी इज एन एक्शन विच इज देयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने गोल्स को अचीव करने में जो कुछ भी करते हैं ना, जो क्या कहते हैं भाई गोल, मैं जो भी स्ट्रैटेजी बनाता हूं क्यों बनाता हूं, ताकि गोल्स को अचीव कर सके। 2020 में एसपीसी ने लॉन्च किया, उसके कोविड के ठीक बाद हमने लॉन्च किया लाइव स्ट्रीमिंग। पूरे इंडिया में किसी का भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं था। और आई गॉट टू नो कि चाइना में बहुत दिनों तक एक्सटेंड होने वाला है। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत दिन तक चलेगा। अब सारी क्लासेस बंद हो गई, लॉकडाउन तो चालू हो गया, पर लॉकडाउन बहुत प्रोलॉन्ग होगा। तो मैं लॉकडाउन में अकेले में बैठ के सोच रहा था कि कैसे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो मेरे टेक टीम से बात किया, एंड वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग क्लास। एक स्ट्रैटेजी, जैसे वो स्ट्रैटेजी लाया 2018 तक, 2018 में हमने सीए फाउंडेशन को लॉन्च किया। 18 में हम पॉपुलर नहीं बने, 19 में नहीं बने, 20 में भी नहीं बने। जैसे लॉकडाउन लगा हमारा सीए फाउंडेशन 10x हो गया। क्यों? लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ाते तो हम तब भी अच्छा थे, पहले भी, अब भी अच्छा पढ़ा। अचानक से क्या हो गया? क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी, जो लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ना चाह रहे थे, क्लासरूम तो बंद ही हो गई, लॉकडाउन चल रहा था 2 साल तक, तो कुछ सुधरा ही नहीं मार्केट को। और जब तक लोग सो रहे थे, वी वर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारे पास वो चीज़ थी जहाँ पे लोगों को घर पे बैठ के क्लासरूम की फीलिंग आ रही। लोग घर पे बैठ के जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दे वर एबल टू एक्सेस। तो ये होता है आपकी स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का, अगर किसी ने पूछा स्ट्रैटेजी क्या होती है, इट इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। आज हम लोग यहाँ हैं और हमें कहीं और पहुंचना है, यहाँ से वहाँ पहुंचाने के लिए जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है, वो स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज विल हेल्प यू टू फुलफिल द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो, डेफिनेशंस को मैं पढ़ता हूं। विलियम क्या कह रहे, देखो, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। यानी कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसकी वजह से हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। क्या आप मानते हो इस बात को? प्रोएक्टिव मतलब हम लोग वॉलंटरीली सब करते हैं, ये प्लान्ड होता है, हम किसी का सोच के नहीं करते, हम खुद से करते हैं प्लान्ड। और रिएक्टिव वो नहीं होता है, किसी और ने किया इसलिए मुझे करना पड़ता है, या मेरी पहले वाली स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है इसलिए मैं चेंज करता हूं, उसको बोलते हैं रिएक्टिव। एग्जाम्पल के स्वरूप में लेते हैं इसको। अगर सोचिएगा, टाटा ने वॉलंटरली इंडिया में ईवी को लॉन्च किया, ये प्रोएक्टिव है। उसकी ईवी चलने लगी तो बाकी, अब मारुति 2025 में अपनी ईवी लॉन्च कर रहा है, उसको कहेंगे रिएक्टिव। आई रिपीट, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। मतलब अगर मैं कह दूं 5G लॉन्च किया जियो ने, प्रोएक्टिव। वो चलने लगा तो बाद में एयरटेल ने लॉन्च कर दिया, रिएक्टिव। प्रो यानी कि आप प्रो हो, यानी कि प्लान्ड हो, आप दुनिया से पहले हो, यानी खुद से बहुत अच्छा पहले वॉलंटरी इनिशिएटिव आपकी पहल होती है। रिएक्टिव मतलब मैं एयरटेल हूं और मैंने जियो का देख के कॉपी कर लिया, चेंज किया, तो मैं हो गया रिएक्टिव। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने बजाज के वो जो मेरे प्रोडक्शन हेड है, काफ़ी पहचान किया, तो मैंने कॉल किया था। मैंने कहा चेतक को क्या हो गया, चेतक जो आपकी ईवी है वो प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव? बोले बिल्कुल रिएक्टिव है। हमारे पहले काफ़ी लोगों ने ईवी लॉन्च कर लिया था, उनका देख के हमने चेतक को लॉन्च किया, रिएक्टिव। पर मैं एथर की बात करूंगा, मैं ओला की बात करूंगा, यार वेरी मच प्रोएक्टिव, बिकॉज उन्होंने पहले पहले स्टार्ट कर दिया। प्रोएक्टिव प्लान होता है, देखो प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और क्या है? रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन
Proactive strategy is a planned strategy, whereas the reactive strategy is what? अंडरलाइन द वर्ड, एक प्लान होता है और एक रिएक्टिव होता है. एक बताओ, एक बात बताओ, ओला ने पहले लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये प्रोएक्टिव हो गया, पर कुछ महीनों बाद लगा कि उसमें आग लग जाती है, उसके बैटरी में आग लग जाती है, तो बाद में उसको चेंज किया, वो चेंज किया, उसको रिएक्टिव बोलते. समझ आ रहा है मैं क्या, उसको बोलते प्रोएक्टिव रिएक्टिव. समझ गया एवरीवन? एग्जांपल लिखेंगे प्रोएक्टिव के लिए. एग्जांपल प्रोएक्टिव एग्जांपल टाटा ईवी इन इंडिया. टाटा ईवी इन इंडिया. ये क्या है? प्रोएक्टिव. लिखो प्रोएक्टिव. सर आप किसकी बात करें हम लोग? रिएक्टिव में लिखो मारुति इज लॉन्चिंग ईवी इन 25. मारुति इज लॉन्चिंग ईवी इन 25. इसको लिखो रिएक्टिव. ये है रिएक्टिव. दो वर्ड को याद रखेंगे. प्रोएक्टिव हमेशा प्लान्ड होता है और एडेप्टिव हमेशा, उसका नाम ही अडेप्ट है. जैसे जैसा कुछ हो रहा है हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं. अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. बराबर है? आगे बढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वैसे आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है. देखो क्वेश्चन, अगर मैं चार्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एसएम के बारे में बताना है, साथ साथ में आपको बताना है स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज लिखा है. उसके बाद में स्ट्रैटेजिक लेवल लिखे है ना. तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जिसका नाम है लेवल. स्ट्रैटेजिक लेवल. सब मैं पढ़ाऊंगा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. ओके. उसके बाद में क्वेश्चन देखो, इंटेंट. ओके, इंटेंट में क्वेश्चन है विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज. राइट. आज हम लोग पहले बात करते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की. ओके. अभी कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर इज, उसको डिटेल में लिखा है देखो, पेज नंबर 5 पे. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव? वैसे देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं. गोल्स और ऑब्जेक्टिव आई थिंक बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. जो गोल है वही ऑब्जेक्टिव. अक्सर लोग तो उनको इंटरचेंज भी करते हैं. तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? गोल वो होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव द गोल्स. याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स. ऑब्जेक्टिव जैसे छोटा एक हिस्सा होता है गोल का. गोल बहुत लॉन्ग टर्म होता है, पर गोल जो होता है मेजरेबल नहीं होता. ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होते हैं. मैं एग्जांपल तो आपको समझ में आए. गोल्स एग्जांपल है, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ये गोल है. पर मुझे 3 साल में सीमेंट इंडस्ट्री में अपना प्रॉफिट 20% से बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव है. वेरी स्पेसिफिक. गोल्स हमेशा बहुत बड़ा आदमी बना गया. जैसे एग्जांपल रतन टाटा है और टाटा मोटर्स के मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो यही बोलेंगे इस साल, मुझे लगता है नहीं, वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि रतन टाटा है. देखो गोल कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, ये समझो. जैसे आपका पापा आपको बोल देंगे बेटा पास हो जाना, ये गोल है. आपको से बोल दिया सक्सेसफुल आदमी बनना है या पास होना है, ये आपके लिए गोल है. पर आप उस गोल को पाने के लिए एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना दो कि 8 दिन में कैसा पढ़ेंगे, 10 दिन में कैसा पढ़ेंगे,
वो आपके ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाते हैं। वैसे ही रतन टाटा आके बोलेंगे मुझे टाटा मोटर्स कोई भी हालात में बहुत ऊपर चाहिए, कोई भी हालात में टाटा मोटर्स मुझे ऊपर चाहिए, मतलब चाहिए। तो क्या हुआ है? ये हुआ गोल। एवरीबडी अंडरस्टूड? ये हुआ गोल। पर अब टाटा मोटर्स तो बोल के चले गए, टाटा मोटर्स के जो रतन टाटा ने आके बोला टाटा मोटर्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और आई वॉन्ट टू सी द ह्यूज सक्सेस इन टाटा मोटर्स इन कमिंग ईयर्स। रतन टाटा बहुत कम बोलते हैं भाई, एक तो एज भी इतनी ज़्यादा, बहुत कम बोलते हैं। वो इतना ही बोल दिया, सब लोग मीटिंग में बैठे हुए, बड़े बड़े दिग्गज बैठे, वो क्या करेंगे? अब उनका काम है कि उस गोल को पाने के लिए वो 2024 में कितना सेल होना चाहिए, 25 में कितना होना चाहिए, 26 में कितना होना चाहिए, 28 में कितना होना चाहिए, ये सब कौन बनाएंगे? ये छुप बाकी लोग बनाएंगे। रतन टाटा ने इतना बोला, बस मुझे टाटा मोटर्स के अंदर ईवी बहुत आगे चाहिए, दैट्स इट। अब कैसे आगे चाहिए, कितने परसेंट से आगे चाहिए, कुछ मत पूछो, उन्होंने बोल दिया, सो बोल दिया, बस दैट्स इट। बाद में बाकी लोग उस गोल को पाने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, छोटे छोटे जो माइलस्टोन बनाते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एवरीबडी गेटिंग दिस? तो क्या होता है ना, आप याद रखो, गोल हमेशा, जैसे मुझे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना, कौन से धंधे में बढ़ाना, कितने परसेंट से बढ़ाना, ये वहां पे गोल्स में लिखा नहीं होता। तो इस गोल को पाने के लिए फिर छोटे छोटे माइलस्टोन बनाते। मैं अगले 2 साल में, हाँ, 2 साल में हॉस्पिटल इस इंडस्ट्री में 30% से अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊं। यानी कि गोल में क्या होता था, मार्केट शेयर बढ़ाऊंगा, पर किस में बढ़ाऊंगा, कितना बढ़ाऊंगा, ये लिखा नहीं है। पर ऑब्जेक्टिव में सब क्लियरली डिफाइन होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, टाइम बाइंडिंग होते हैं। गोल एक वेग चीज होती है, ये कर लेना, अरे किस में करना, कितना, वो कुछ नहीं पूछा, कर लेना बस, मैं तुम्हें बहुत आगे देखना चाहता हूं। अरे पर आगे काय में? नहीं बेटा, तुम्हें बहुत आगे जाना है। अरे पर पापा किस में आगे जाना है? आगे जाना है। अब बेटे को डिसाइड करना है किस में आगे जाना है, कैसे जाना है, कितने साल में जाना है। समझ आए? तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स बनते गोल्स को देख के, पर गोल्स आर नॉट वेरी डिफाइंड, नॉट वेरी स्पेसिफिक। अभी क्या, वही। तो गोल्स को ऑब्जेक्टिव, गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते। गोल्स आर नॉट स्पेसिफिक, नॉट मेजरेबल। जैसे प्रॉफिट बढ़ा देना, अरे किस में प्रॉफिट बढ़ाना भाई, कितने साल, इसलिए गोल है। अपना सेल बढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ा सेल, अरे पर कितने साल में, कितना नंबर का सेल, कौन से धंधे में, कुछ नहीं पूछने का। क्या होता है ना, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े, यानी रतन टाटा एक गार्जियन जैसे, नारायण मूर्ति है, अजीम प्रेम जी है, ये टॉप क्लास लोग हैं, टॉप रेटेड। अब ये डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये नहीं कि घर में दादाजी का रोल है वैसा रोल है, दर द गार्जियंस, एकदम उनको ऐसा चाहिए तो चाहिए। वो इतने उन्होंने नीचे फौज लगा के, कि वो उनका काम है ऑब्जेक्टिव बनाना और पाना। ये लोग क्या है ना, ऊपर से ऐसा बोलेंगे ये चाहिए, बस। फिर बाकी लोग हलचल चालू कर, अच्छा ये सर ने बोला है, एक्टर। तो वो होता है, इसलिए गोल्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव तो इतना वेग है, तो ऑब्जेक्टिव बनते क्यों है? ऑब्जेक्टिव, क्या बोले, सॉरी, उल्टा हुआ। गोल्स इतना वेग है तो गोल्स बनाते क्यों है? तो गोल्स वेग है फिर भी बनाते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव को दिशा देते हैं। अपना मार्केट शेयर सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब समझ गया, रतन टाटा को मार्केट शेयर चाहिए, तो सारे ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से बने। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ऑब्जेक्टिव है कि गोल है? गोल। और अब लिखो कंपनी वांट्स टू इंक्रीज, नीचे उसके, आप मेरे गोल में ना मार्केट शेयर बढ़ाना है, आप लिखो कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ सीमेंट, मार्केट शेयर ऑफ सीमेंट
by 20%, by 20% in next 2 years, in next 2 years. क्या ये और उसमें क्या फर्क है, बताओ दोनों में? ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कितने साल में, कितने में क्या करना है ना? आप एक काम करो, एक साइड में गोल लिखो, एक साइड में ऑब्जेक्टिव लिखो, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूं। लिखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बोलो, वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, जनरल, गोल। Objectives are made to achieve. लिखो, objectives are made to achieve goals. Objectives are made to achieve goals. Objectives are made to achieve goals. Long term, short term. Goals, long term. Objectives, short term. Measurable, not measurable. Objectives are measurable. Or goals are non-measurable. टाइम बाइंडिंग, ऑब्जेक्टिव टाइम बाइंडिंग, इतने साल में वगैरह ऐसा कुछ लिखा होता है। गोल्स में ऐसा नहीं लिखा होता कितने साल में। समझ गए? डन एवरीबॉडी? अब देखते हैं उसके ठीक बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो उसका एक टेक्निक है मेरे पास में, उसको मैं लिखवाता हूं आपसे, पर पहले समझो। उसको बोलते हैं स्मार्ट डाकू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 5 पे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव का टेक्निक लिखो, स्मार्ट डाकू, SMARTDACU। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का मेमोरी टेक्निक है, स्मार्ट डाकू। ओके, एस फॉर व्हाट लिखो, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक वहां पे। आप एक काम करो, अलग से चिट्ठी लगा दो उसकी, आप अच्छे से लिखो, इसमें सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लिखो एस फॉर स्पेसिफिक, अलग से लिखो सब, एस फॉर स्पेसिफिक। जो भी आप लिख रहे हो बाद में दिखना चाहिए, समझना चाहिए। आप कुछ अलग अलग नोटबुक पे लिख रहे हो, कहीं पे मोबाइल पे लिख रहे हो, कहीं पे बाद में मिलना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, बताओ स्पेसिफिक मतलब क्यों? सीमेंट इंडस्ट्री में चाहिए स्पेसिफिक। एम फॉर मेजरेबल, लिख मेजरेबल। क्यों मेजरेबल? जैसे 20%, 30% हो ना, मार्केट शेयर 20% से बढ़ना चाहिए, तो क्या मेजरेबल होगा? ए से, ए से लिखो अचीवेबल। अचीवेबल मतलब क्या? नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव ऐसे मत बनाओ कि लोग अचीव ही नहीं कर पाए। बस एक साल में सीए फाइनल बन जाऊंगा, तो वो सीए फाउंडेशन में। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं बनना चाहिए जो, और एक साल में अभी सीए फाउंडेशन बोलते हैं, एक साल में मैं सीए बन जाऊंगा, कैसे बनेंगे? तो ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? जो अचीवेबल हो, नहीं चैलेंजिंग होना चाहिए, but it has to be challenging, but yet achievable। आर से रिलेवेंट, से रिलेवेंट मतलब क्या? भाई आपका जो धंधा है उसके बारे में होना चाहिए ना। आप धंधा कर रहे हो किसका, और बोलते हैं पेट्रोलियम में मैं 2 साल में आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपका, आप वो क्रिकेटर विराट कोहली, और बोल सकते हैं 2 साल में मेरा टेली का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। अब आप क्रिकेटर हो तो टेलीकॉम, इट हैज टू बी रिलेवेंट। टी से टाइम बाइंडिंग, 2 साल में, 1 साल में, ऐसा। टी से टाइम बाइंडिंग, अपना स्मार्ट खत्म हो गया। अब डी से डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट डाकू। डी से डिसीजन मेकिंग, आप बोलेंगे सर डी से डिसीजन मेकिंग क्या है?
डिसीजन मेकिंग यानी कि पहले पहले आप ऑब्जेक्टिव बना दो कि 3 साल में आपको 20% मार्केट शेयर बढ़ाना है किसमें, सीमेंट में। तो एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया ना, हम उसके मुताबिक सारा डिसीजन लेते हैं। जैसे आपने बोले कि इस टाइम में मान लो कि अपने को सीए इंटर कोई भी हालत में निकालना ही है, तो आपका हर कोई डिसीजन उसके हिसाब से चलेगा। मूवी नहीं जाएंगे, इधर नहीं गए, वैलेंटाइन आ रहा वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है पास होना है। तो ऑब्जेक्टिव्स को पाने के, एक बार ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो गए ना, आप अपने सारे निर्णय उसके हिसाब से बदल देते हैं। ए फॉर अप्रेजल। सर ये अप्रेजल का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन। अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन। बताओगे इसका मतलब क्या है? मतलब 3 साल खत्म हो गए, अब सॉरी 2 साल, कितना अपना क्या था एग्जाम्पल, 2 साल में क्या करना है उसको? कब तक? 2 साल में। अब 2 साल में अगर आपको 20% मार्केट शेयर करना है, अब 2 साल खत्म हो गए, तो 2 साल के बाद में आप क्या चेक करोगे कि 20% अचीव हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक फायदा जरूर होता है कि बाद में समझता है कंपैरिजन कैसे करना है, इवैल्यूएट। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होते तो आप कंपेयर किससे करते? समझे नहीं समझे? तो इसलिए बोलते हैं इवैल्यूएशन में काम में आता है वो, अप्रेजल में काम में आता है। सी से चैलेंजिंग। अगेन मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि मैं अगले 1 साल में 1% मार्केट शेयर बढ़ाऊं, वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव लगे भी ना कुछ तो किसी ने चैलेंज किया हो, एंड यू से अंडरस्टैंडेबल। ऑब्जेक्टिव ऐसे हो लोगों को समझे वो क्या लिखा हुआ है, इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल। ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल। बताओ बच्चों, एस फॉर व्हाट? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी से टीम, डी से डिसीजन मेकिंग, ए से अप्रेजल, सी से चैलेंजिंग, यू से व्हाट? यानी कि ये सारे पॉइंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। वन सेकंड, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी से टाइम बाइंडिंग, डी से ए से अप्रेजल, सी से यू से। उसकी ठीक बाजू में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जब गोल्स बनाते हो, सॉरी आप जब ऑब्जेक्ट, इंसान कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग जिंदगी में प्रॉफिट बचे ना बचे सबसे ज्यादा सेल करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सेल भी नहीं हुआ प्रॉफिट नाम होना चाहिए, ब्रांड नेम बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सबसे ऊपर मेरे लिए सोशल समाज सेवा है, मेरा प्रॉफिट बने नहीं बने, सेल हो ना हो, पर मेरा ऑब्जेक्टिव समाज सेवा करना है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या कुछ लोग बोले हमारा ऑब्जेक्टिव इससे अलग है, हमको अपने एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशन बनाना है, एम्प्लॉय रिलेशन। या फिर कुछ लोग बोलेंगे कंपटीशन में हमें आगे बढ़ना है, प्रॉफिट बचे ना बचे। कुछ लोग बोलेंगे हमारा टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो हर किसी का ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो खुद ही बोलते लॉस करना है, जोमेटो, पेटीएम, ओला, बैजूस, अन अकेडमी, सब लॉस मेकिंग। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है नहीं, वो कैश बर्न करना है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, किसका टर्नओवर बढ़ाना, किसका टेक्नोलॉजी में आगे जाना, किसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसको एम्प्लॉय से रिलेशनशिप, कोई टेक्नोलॉजी आगे, कोई बोलेगा रिसर्च में आगे जाना है। तो यहाँ पे लिखा है 5 पॉइंट, देखो सबसे आखिरी के 6-7 पॉइंट लिखे, 7 एरियाज में लोग अपने ऑब्जेक्टिव बनाते। एक कोई कोई क्या बनाएगा कि प्रॉफिट में आगे जाना है, पेज नंबर 5 में आखिरी में। कुछ लोग के ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी कम समय में ज्यादा काम करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कंपटीशन में आगे जाना है, कुछ कहेंगे एम्प्लॉय अच्छे से डेवलप करना है और एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशनशिप भी बनाना है। कोई बोलेगा, एप्पल जैसे लोग बोलेंगे हमको टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, टाटा जैसे लोग बोलेंगे समाज सेवा करना है। तो हर एक के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसके ठीक नीचे एक क्वेश्चन है, देखो वैल्यूज बोल के। जब भी मैं बात करता हूं ना वैल्यूज की, तो मुझे लगता है टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। यू नो द मीनिंग ऑफ वैल्यूज? वैल्यू का मतलब क्या होता है? नहीं, वैल्यूज सबसे ऊपर होता है, इस पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर वैल्यूज होता है। मतलब जैसे एग्जांपल, अगर अपन टाटा होटल्स में गए ना, ताज होटल में, तो आपको समझेगा वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज सबसे ऊपर होता है। जैसे एग्जांपल,
आप टाटा के ताज होटल में गए, और ताज होटल में आप गए और आपने बोला कि उनके लिए वैल्यूज है उनका कस्टमर, उनके लिए कस्टमर सबसे। आपने रूम में एक टीवी को फोड़ दिया, टीवी टूट गया आपसे। फिर आप बोले, वहाँ पे काउंटर बोला आपने टीवी तोड़ दी। वैसा मैंने नहीं टूटी, पहले से टूटी हुई थी, और आपकी आपके हाथों से टूटी थी। उन्होंने 2 मिनट 10 मिनट आपसे बहसबाजी की, बोला कि सर ये आपसे ही हुआ है, हम तो हर बार रूम चेक करके देते हैं, आप मानने को तैयार नहीं। उनको मालूम है आपने किया हुआ है। ठीक है सर, उनके लिए वैल्यूज सबसे ऊपर है। वैल्यूज यानी कि कस्टमर ऊपर है उनके लिए। हर एक कंपनी के वैल्यू सूत्र होते हैं। जब भी आप डायलेमा के समय पे आपको समझता नहीं ये रास्ते जाऊं कि वो रास्ते जाऊं, तो आप अपने वैल्यूज से पूछते मेरा वैल्यू क्या है, फिर आपको जो जवाब आता होता है। जैसे आप पूना शहर में है, आपके घर वालों ने आपको एक संस्कार देके भेजा है, आपकी फैमिली की एक वैल्यू सिस्टम है। आपके दादाजी दादी जी मम्मी पापा ताऊ जी जिन्होंने एक वैल्यू सिस्टम सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके दोस्तों ने ऑफर किया ड्रिंक करते हैं, चलो गांजा फूकते हैं। कोई बोलेगा चलो कुछ ड्रग्स लेते हैं। तो आपको ऑफर दे रहे हैं आपके दोस्त। अब आप डायलेमा में हो उस समय कि लू के नहीं लू। बहुत लोग फूक रहे भी और आप बाजू में बैठे हो। अब आपके सामने ये कि फूके कि नहीं फूके कोई देख रहा भी नहीं, और आप अपनी आंखें बंद देखते हो मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है। हमारे फैमिली तो किसने नहीं किया, और ऐसा मालूम चले तो वो फूक देंगे हमको। तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को रोकते हो और नहीं लेते। वैल्यूज सबसे ऊपर होते। जब भी आपके जीवन में डायलेमा आएगा, दुविधा आएगी, ये करूं या ये करूं, उस कंफ्यूजन के समय पे आंखें बंद करना और वैल्यू सोचना। आप श्री राम को फॉलो करते हैं, कई फैमिलीज करती है। वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया है श्री राम ने पूरी दुनिया के लिए, कि इंसान का बर्ताव कैसे होना चाहिए। वैल्यूज वहां से आती है। वैल्यूज मतलब लोग, जब भी अच्छा और बुरा दोनों में से एक चुनने का समय आता है, बुरा बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, तो इंसान आंखें बंद करता है, सोचता है कि ऐसे समय पे अगर राम भगवान होते तो क्या करते। वो नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगा, खत्म हो गया। वो होता है वैल्यूज। वैसे कंपनीज की ये तो इंसानों की हुई, ये पर्सनल चॉइस हो गई। ऐसे होंगे आपके घर पे भी ऐसे कोई बुजुर्ग होंगे जो इतना सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं उसूल, कि दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं किसी के साथ में अनिति नहीं करूंगा। शॉर्टकट से मैं चाहे जितना चाहे पैसा कमा लूं। जैसे एग्जाम्पल का पेट्रोल पंप है आपके, आपके पास पेट्रोल पंप है, 110 रुपए का पेट्रोल जाता है, और केरोसिन मिला दो उसमें, वो 20 रुपए का होता है। और आप केरोसिन मिला भी सकते हो उसमें, और किसको समझेगा भी नहीं। 10,000 लीटर में 100-200 लीटर मिलाए ना, तो किसी को घंटे समझेगा नहीं वो केरोसिन अंदर है भी नहीं। पर 20 रुपए की चीज 100 रुपए में घुसेड़ के बेच सकते हो आप। और आपको कोई बोल भी रहा कि मैं सर आराम से कर दूंगा ये काम, आप आराम से रोज, कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी को भी नहीं समझेगा, आदमी को भी नहीं समझेगा, किसी को भी नहीं समझेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आंखें बंद करोगे और सोचो कि मेरे लाइफ का वैल्यू सिस्टम में इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। कभी गलती से ये ट्रस्ट, ये मान लो किसको मालूम चल जाएगा, तो मेरे पापा को ठीक नहीं लगेगा मेरे बेटे ने ऐसा काम उसको, क्योंकि पापा ने 50 सालों से ये मार्केट में गुडविल कमाया है। गुडविल, मैं पल भर में एक चिल्लर से 200 लीटर के लिए, चंद रुपयों के लिए मेरी वैल्यू सिस्टम नहीं खोना चाहता। वैल्यू वो होता है, वैल्यूज अच्छे होना चाहिए। अब जिसके वैल्यू सिस्टम में गद्दारी के है, रावण का गद्दारी का ही वैल्यू सिस्टम था, तो उसके कॉन्सेप्ट में वो जीन्स में था कि उसको गद्दारी करना है, गलत काम करना है, पर राम के सिस्टम में नहीं था। तो ये वैल्यू सिस्टम आपके बुजुर्गों से आती है। वैसे ही रतन टाटा आज एक्टिव नहीं है, पर रतन टाटा की मिडिल लेवल बॉटम लेवल कोई भी इंसान गलत नहीं काम करे कस्टमर के साथ में, क्योंकि वहां पे रतन टाटा ने उनको ऐसी शिक्षा दी है। इसलिए आज रतन टाटा का कोई भी आईपीओ आता है ना, तो वो
हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है। हालांकि लोगों को ये भी पता नहीं वो टाटा की कंपनी क्या करने वाली है। टाटा का आईपीओ है और कुछ मालूम नहीं वो कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, वो कंपनी चलने वाली भी कि नहीं। वैल्यू सिस्टम जिसके स्ट्रांग होते लोगों को पता है ये आदमी जो भी करेगा गलत तो नहीं करेगा। ये विश्वास जीतने, जिसका वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है ना वो बहुत ट्रस्ट गेन करता है, लोग उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। इसलिए वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी होना जरूरी है। मतलब सबसे ऊपर वैल्यू होना चाहिए, एकदम ऊपर। इट कुड बी, हर एक कंपनी अलग अलग वैल्यूज होते हैं। अभी अगर आप दोनों कंपनीज में कंपेयर करोगे तो टाटा के वैल्यूज और रिलायंस के वैल्यूज, ये टाटा के और अडानी के वैल्यूज, दिस अ डिफरेंस। अपने मतलब के लिए कोई चूना लगा सकते हैं, वो टाटा नहीं है। मतलब के लिए चुना एक बार अडानी लगा सकता, मन में आ सकता, हाँ लगा सकता, पॉसिबल है, लगा सकता। हाँ वही कहता रहा है, प्रॉब्लम है। टाटा के मैं वैल्यू सिस्टम देखता हूँ, टाटा वैल्यूज, टाटा ग्रुप का वैल्यू सिस्टम। उनका वैल्यू सिस्टम कहता है इंटीग्रिटी। रतन टाटा का लिखो, टाटा, टाटा ग्रुप का वैल्यूज है, लिखो वहाँ पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का वैल्यूज। लाइव स्ट्रीमिंग वालों है आप कहाँ हैं, कुछ एक्टिव नहीं दिख रहे मुझे। आर यू देयर गाइस? सो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वैल्यूज है इंटीग्रिटी, यानी कि ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब था ऑनेस्ट, गद्दारी नहीं। दूसरी बात जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब टाटा मोटर्स ने आपको गाड़ी दी, उसको ब्रेक नहीं लग रहा, ऐसी गाड़ी देगा नहीं टाटा गाड़ी। टाटा का जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी चीज देगा, एक्सलेंस, जो भी देगा उस फील्ड का बेस्ट देने की कोशिश करेगा। पायोनियरिंग, यानी हम लोग सबसे पहल हम लोग करेंगे, शुरुआत हम लोग करेंगे, पायोनियरिंग। पायोनियरिंग समझता है? टाटा मोटर्स ने वही तो क्या ना ईवी को लगे। इंडिया में 5 स्टार होटल भी ताज ने लाई, पता है? यूके में लिखा था एक बार, यहाँ पे रतन टाटा एक बार, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। रतन टाटा ने पढ़ लिया वो गलती से, क्या लिखा था? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। रतन टाटा ने जिस दिन से पढ़ लिया उस दिन से चैलेंज किया था, एक काम करो अब तुमने जो होटल बनाई ना उससे अच्छी होटल बनाऊंगा, और उन्होंने ताज का निर्माण किया इंडिया। पायोनियरिंग। और लास्ट में है यूनिटी, पूरे सब में यूनिटी होना चाहिए, यानी किसमें, अपने में नहीं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें सब में एक यूनिटी होना चाहिए, ये उनका। तो ये वैल्यू सिस्टम है भाई, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम जो भी काम करेंगे हमारे दिमाग में ही चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा फंसाऊंगा नहीं, कुछ भी करूंगा जिम्मेदारी, कुछ भी करूंगा अच्छा करूंगा, कुछ भी करूंगा सबसे पहले करने की कोशिश करूंगा। ये ऊपर है सबके। आप कभी अनिति करोगे कभी एग्जाम पर, तो आपके दादाजी पापा बोले बेटा मत कर, छोड़। आप अपना यंग ब्लड है ना, अपन चाहे तो सोच सकते हैं यार भाई चलना यार, इतना पैसा मिल रहा है तो क्या है इतना। कभी कभी ऑडिट करते समय वो तो होता ना, खराब बैलेंस शीट पे साइन करना नहीं करना, इंटीग्रिटी की बात, वैल्यू सिस्टम की बात। मोदी जी ये तो कह रहे थे ना, वो भाषण पे बोला था एक बार कि तुम्हारे सिग्नेचर की कीमत हमसे ज्यादा है। तो अब आपके ऊपर है, आप 10-5 लाख रुपए ज्यादा लेके किसकी खराब बैलेंस शीट पे साइन करना नहीं करना, 10 लाख रुपए दिख रहे सिर्फ एक साइन ही तो करना है। उस समय पे आपको कौन रोक सकता है? वो आपका वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम सबसे ऊपर होता है। देखो ना, 10 लाख रुपए सिर्फ साइन ही तो करना है, 99% पकड़ में भी नहीं आएगा। हु विल स्टॉप यू? वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज सबसे ऊपर, वैल्यूज शुड बी ऑन द टॉप, वेरी टॉप। और वैल्यूज के लिए बहुत आदमी जब सोचता है ना, तो कभी भी ऐसे वैल्यू सिस्टम जब लिखते हैं वेबसाइट पे तो कोई ऐसा घटिया वैल्यूज तो नहीं लिखेगा, फ्रॉडुलेंट। मतलब वैल्यू सिस्टम ऐसे तो नहीं ना होंगे ना, मतलब वैल्यू सिस्टम होंगे कैसे? हाँ
नहीं हुआ क्या है, ऐसा थोड़ी ना। तो ऑनेस्ट ऐसा नहीं है, बट ठीक है। बट कोई इंसान अपने वैल्यू सिस्टम जो है वो कभी भी लोगों को फंसाएंगे, बर्बाद कर देंगे, लॉसेस में लेकर आएंगे। वैल्यू सिस्टम हमेशा अच्छे ही होना चाहिए। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। अ फ्यू पावर एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यू आर इंटीग्रिटी, देखा ना हमारे बुक में भी लिखा है। लगभग हमेशा लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। ह्यूमिनिटी होना चाहिए, बराबर है, ह्यूमिलिटी वर्ड है, हाँ ठीक। इनोवेशंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अलग टाइप के लोग अलग अलग विषय की चीजें बताते हैं। अक्सर लोग इसमें से दो चार वर्ड यूज कर ही लेते हैं, कॉमन वर्ड है ना यार। इंटीग्रिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा हम इंटीग्रिटी नहीं, ट्रस्ट बोलेगा, अकाउंटेबिलिटी बोलेगा, इनोवेशंस अपनी अपनी चॉइस होती है। अ कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन, क्या वैल्यू सेट्स, वैल्यूज हमेशा एक टोन सेट करती है, हाउ द पीपल ऑफ कंपनी थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ व्हाट, डायलम। एक साइन करूंगा 10 लाख मिलेंगे, साइन करूं नहीं करूं, साइन करूं नहीं, दारू पीऊं नहीं पीऊं, नहीं। ये कंफ्यूजन नहीं है वाइन पीऊ क्या वोडका पीऊ, वो कंफ्यूजन नहीं, पीऊ का नहीं पीऊ वो कंफ्यूजन है, इसका कंफ्यूजन अलग है। दारू तो लेना है कौन चीज का ना, ये फालतू एग्जाम्पल। हाँ, तो कौन सा चीज होना चाहिए कि भाई जब भी हम लोग कस्टमर का बुरा करें नहीं करें, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, ये अपने ऊपर, ये वैल्यूज इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर होती है। इट क्रिएट सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन लॉन्जिटिविटी ऑफ दी, मतलब लॉन्जिटिविटी क्यों बोल रहे हैं, अगर आप चाहे आपका ट्रस्ट, अगर आपका वैल्यूज बहुत अच्छा होगा ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यू मिलेगी। इसलिए कोई भी कंपनी टाटा की आती है ना, आईपीओ भी अच्छा मिलता है, उसके पी रेशो भी अच्छे मिलते हैं। कोई टाटा कंपनी को अंडरस्टैंड नहीं करता है। Employee prefers to work with employees prefer to work with employers whose value resonate what with them, the ones they can relate, मतलब जो एम्प्लॉयज भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना पसंद करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि यार वो भी तो अपना पूरा टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहा है। हो सकता है कल्चर के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की बजा दी हो, तो एम्प्लॉय भी हमेशा चाहता है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहां पे अच्छे वैल्यूज हो, अनीति वाला काम ना हो, ईमानदारी से हो, ट्रस्ट हो, भरोसा हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसा। वैल्यूज आर हैव बोथ इंटरनल एंड व्हाट एक्सटर्नल इंप्लीकेशन, ठीक है। वैल्यू रिमेन्स द सेंटर कोर, यार कोर है, मतलब कोर मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये भगवान है ये। विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब उसके बाद में है। कल क्या आपने कोई ऐसा 2 नंबर का काम चालू किया ना, तो शायद से आप बहुत पैसा कमाओगे, पर आपके पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कभी देखा ही नहीं है सब। वो कह रहे हैं बेटा तू कम कमा, तो ये सब गंदगी मत कर, ये मेरे को मजा नहीं आता, तू क्या कर रहा है, सही बोलते ना। बोले ये क्या कर रहा है भाई, किसने सिखाया तेरे को, बोले पापा बहुत पैसा मिलेगा। बोले पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं, वो आपके घर के वैल्यू सिस्टम में ही नहीं बैठता है वो, क्योंकि आपके पापा ने, दादाजी ने कभी ऐसे काम किए नहीं। तो वो बोलेंगे भाई तेरा पैसा कम रहा तो चलेगा, हम कम खर्च करेंगे, कम खाएंगे, पर इस तरह का 2 नंबर का व्यवहार नहीं करेंगे। आपने कुछ यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करना चालू कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो आप, एक बम उड़ाने के 10 करोड़ रुपए मिले, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना बंद। तो ये वाला काम है, तो वो वैल्यू सिस्टम सबके ऊपर होती है। ठीक है गाइस, अपने सिलेबस में वैल्यू सिस्टम पहले था नहीं, अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, कल मिलेंगे फिर से एक बार। आज हमने स्ट्रैटेजी को खत्म किया, आज हमने गोल्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, वैल्यूज देखे। अगले 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। कल तक बस, इसको बंद करना।